उसे स्टार्ट किया और अपने घर से अपने काम के लिए निकल पड़ा। अभी मेरा नया रजिस्ट्रेशन बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। मुझे डेली के 2 से 3 कस्टमर तो आ ही जाते थे और हर गाड़ी को रजिस्टर करने पे मुझे लगभग 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। पर इन सब के चक्कर में मैं अपनी गाड़ी में ध्यान नहीं दे रहा था। मेरी स्कॉर्पियो को मैंने काफी दिन से वॉश नहीं किया था। सोच रहा था कि वहाँ पे वर्कशॉप पे पहुंच जाऊंगा तभी से वॉश कर लूंगा। अब घर से वर्कशॉप का रास्ता लगभग 1 घंटे का है। 1 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं अपनी वर्कशॉप पे पहुंच जाता हूँ और फटाफट अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ। अब मेरा डेली का रूटीन बस ये बन गया था कि यहाँ पे आओ, सबसे पहले तो अपने ऑफिस में जाओ, उसके बाद दरवाजे गैरेज के खोलो। और ये एरिया काफी डस्टी था जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा धूल वगैरह जम जाती थी, तो रोज मुझे ही साफ करना पड़ता था। मैंने कोई एम्प्लॉइज वगैरह यहाँ पे नहीं रखे थे। अब मैं वर्कशॉप की सफाई करते करते जैसे ही गैरेज के फ्रंट एरिया में पहुंचा, मुझे दिखाई देता है वही भिखारी जो गैरेज खरीदने का पहले दिन मुझे दिखाई दिया था। और इस बार तो ये मेरे गैरेज की जमीन को खोदने लग गया था। बस खोदते रहो, बस खोदते रहो, बस खोदो खोदो खोदो। ये सब देखने के बाद मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता है। मैं उसके ऊपर जोर से चिल्ला के बोलता हूँ कि भिखारी उठ जा यहाँ से। मेरी आवाज सुनते ही वो भिखारी बड़ी अकड़ से मेरी तरफ देखता है और फिर मुझे उठ के बोलने लगता है, यार हल्का बार बार मेरे खुदाई के बीच में आ जाता है। तू मेरे से मुझे नहीं करने का, बहुत पैसा है मेरे पास, ऐसे 4 गैरेज खरीद लूंगा। इसकी नौटंकी सुनने के बाद मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मैं इस धमकी देता हूँ कि अगली बार अगर तू यहाँ पे दिखाई दिया तो मैं तेरा सर तोड़ के कौवा को गिरा दूंगा। इतना सुन के वो मुझे बोलने लगता है, हाँ तो जा रहा ना भाई, ऐसे कैसे बातें कर रहा तू। आई आई तो ये सब देखने के बाद मैं सोच में पड़ गया था और अब मुझे लग रहा था कि मुझे अपने स्टोर में सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। पता नहीं है भिखारी बाबा मैंने स्टोर में घुस के क्या करने की कोशिश करता है। अब मैंने बोला छोड़ो यार, सारी बातें हटाते हैं और अपने काम पे भिड़ते हैं। लेकिन तभी मुझे इतने में दिखाई देता है वो भिखारी आदमी जहाँ पे खड़ा था, वहाँ पे एक सिल्वर कलर की ओमनी ठीक उसके सामने आके रुकती है और थोड़ी देर के बाद उसी ओमनी से 2 मास्क पहने हुए बंदे निकलते हैं और उस भिखारी आदमी को घेर लेते हैं। अब इससे पहले मैं समझ पाता कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं देखता हूँ वो दोनों मास्क पहने हुए आदमी जबरदस्ती भिखारी को अपने साथ ओमनी में बिठाते हैं और वो भिखारी बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। जल्दी निकलो, किसने देख लिया अपने को, जल्दी। इतना सब देखते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं और मैं तुरंत वो ओमनी की तरफ भागना शुरू कर देता हूँ। पर वो लोग ओमनी स्टार्ट करके वहाँ से भाग निकलते हैं। पर मैं उन किडनैपर्स को इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। मैं फटाक से अपनी स्कॉर्पियो में बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और फुल एक्सेलरेटर देके मैं अपनी स्कॉर्पियो से उन किडनैपर्स का पीछा करने के लिए निकल पड़ता हूँ। मुझे किसी भी हालत में उस भिखारी को किडनैप होने से बचाना था। मेरे दिमाग में एक सवाल तो चल रहा था कि इस भिखारी को आगे किडनैप करने की उन लोगों को जरूरत क्या आ गई। मैं ओमनी का फुल रफ्तार से पीछा किया जा रहा था। सबसे पहले तो उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और उसके बाद वो सैंडी शोर्स की तरफ निकल गए। ये लोग काफी रफ्तार से अपनी ओमनी भगाए जा रहे थे और काफी रैश ड्राइविंग कर रहे थे। पर मैं भी बिल्कुल परछाई की तरह इनके ओमनी से चिपका हुआ था। ओमनी वाला ड्राइवर काफी ज्यादा एक्सपर्ट लग रहा था कि जो इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी वो अपनी ओमनी को 80 के ऊपर भगा रहा था। जैसे तैसे करके मैं ओमनी के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर ये लोग मेरे साथ काफी ज्यादा गेम्स खेल रहे थे। कई बार इन्होंने मुझे सामने वाले ट्रैफिक में भिड़ाने की कोशिश की। हर बार मैं किसी न किसी तरह बच गया। वो मुझे टक्कर देने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं भी बहुत जीवट हूँ। और ऐसी चेसिंग करते करते हम लोग पहुंच गए रेलवे के ट्रैक्स की तरफ। ये चेसिंग अब बल्लाशा वर्दा पैसेंजर की स्पीड से चल रही थी। अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो मैं अपनी स्कॉर्पियो से ओमनी को क्रैश करवा देता। पर अगर ओमनी का एक्सीडेंट होता तो वो भिखारी को भी छोड़ सकती थी। फिर उसके बाद ओमनी एक और लेफ्ट टर्न लेती है और रेलवे ट्रैक्स क्रॉस कर लेती है। सामने बल्लाशा वर्दा पैसेंजर आ रही थी और मेरी किस्मत तो इतनी खराब है, जैसे मैं रेलवे का ट्रैक क्रॉस करने लगता हूँ तभी मेरे सामने ट्रेन आ जाती है, जिसकी वजह से मुझे अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ता है। और इस मौके का फायदा उठा के वो किडनैपर्स ओमनी वाले वो भिखारी को लेके मेरे सामने से निकल जाते। मैं काफी उदास था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया रहता है और मैं बिना किसी तरीके फटाफट अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और वहाँ से निकल पड़ता हूँ। मेरे पास यही एक उम्मीद की किरण थी जिससे मैं उस भिखारी की मदद कर सकता था। और फिर मैं सीधा ड्राइव करके पहुंच जाता हूँ पुलिस स्टेशन की तरफ। वहाँ पे फटाक से अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ और भागते भागते पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाता हूँ। वहाँ भागते हुए मैं इंस्पेक्टर साहब के पास पहुँचता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि मेरे सामने किडनैपिंग हुई है, मुझे उसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी है। इंस्पेक्टर साहब ये सुनते मुझे पूछते हैं, अच्छा डिटेल्स बताओ जल्दी, हम अभी कभी रिपोर्ट लिखते हैं। फिर मैं उन्हें डिटेल्स बताना शुरू करता हूँ। अच्छा तो आप हमें ये बताइए कि किडनैपिंग हुई कहाँ पे। सर किडनैपिंग तो वेस्ट साइड की तरफ हुई है। अच्छा तो बताओ किडनैपिंग किसकी हुई है, तुम्हारे बच्चे की हुई है। नहीं सर मेरा बच्चा नहीं है। तुम्हारे दोस्त की हुई है। नहीं दोस्त की नहीं हुई। तुम्हारा कोई रिश्तेदार किडनैप हुआ। ऐसा होता तो मैं यहाँ पे क्यों आता। तो क्या वो तुम्हारी माँ को ही उठा ले गए। मैं उन्हें बोलता कि मैं नहीं जानता हूँ कौन था। फिर इंस्पेक्टर साहब पूछते अगर ऐसा नहीं है तो किडनैप हुआ कौन है। फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि एक भिखारी को मेरे सामने 2 ओमनी वाले किडनैपर्स उठा के ले गए, जिसके ऊपर कोई नंबर प्लेट भी नहीं था। इतना सुनते इंस्पेक्टर साहब मुझे बोलते हैं, तू एक भिखारी के लिए यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आया है। हाँ मेरे सामने भिखारी को उठा कर लेके चले गए। और इतना सुनने के बाद इंस्पेक्टर साहब का दिमाग खराब हो जाता है। वो मेरे सामने गन निकाल के बोलने लगते हैं, मेरे को ऐसा समझ के रखा क्या सुबह सुबह दिमाग का दही करने के लिए आया यहाँ पे। कौन सा माल फूक के आया, सीधा रिटर्न हो गया यहाँ से, वरना तेरे मुंह पे 6 के 6 मारूंगा। मैं इंस्पेक्टर साहब को बोलता हूँ अरे मेरी एक बार बात तो सुन लो। पर वो और गुस्से में मुझे बोलने लगते हैं, सीधा निकल जा रहे वहाँ से, क्या बहुत बड़ा एक्टिविस्ट समझ रहा तेरे खुद को, सलाह निकला नौकर। और वो खुलेआम तो गोलियां भी चला देते हैं। ये सब देख के मैं
डर जाता हूँ। मैं इंस्पेक्टर साहब को बोलता हूँ ठीक है भाई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं करूंगा मैं। और ऐसे ही फिर मैं सैड होकर पुलिस स्टेशन से निकल जाता हूँ। अब मैं बुरी तरीके से अपनी हिम्मत हार चुका था। मेरी आखिरी उम्मीद जो कि पुलिस स्टेशन थी वो भी टूट चुकी थी। मुझे लगा है पुलिस इस मामले में मेरी मदद करेंगी और उसमें भिखारी को बचा लूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं फटाफट वहाँ से निकलता हूँ और अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाता हूँ। मेरे दिमाग में बस वही ख्याल आ रहे थे कि उस भिखारी के साथ क्या हो रहा होगा। और फिर